क्या वाकई बंगाल के अंदर मोदी और शाह बड़ी गलती कर बैठे? अक्सर ऐसा होता है कि आपका सबसे बड़ा दांव और सबसे मजबूत दांव, आपकी सबसे बड़ी ताकत, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्या बंगाल के चुनाव के नतीजे वो ठहरे हुए पानी के अंदर करंट पैदा करने वाले हैं? क्या बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद में जो विपक्ष अलग थलग इधर उधर अलग अलग खांचों में खेमे में बट गया था, या जिनको गुमान था कि नहीं साहब हम तो एकला चलो रे, उस राह पर चल करके अपना घर तो बचा लेंगे, अब वो दीवारें, वो बाउंड्रीज, वो खेमे भी टूट गए हैं और अब इसके बाद में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ चढ़ाई करने वाला है? सवाल बहुत बड़ा है। आज लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के बंगाल तक जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आए और जिस तरीके से पिछले 24-48 घंटों में इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मामले के अंदर पहल की है, क्या वाकई अब लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर जाकर के खत्म होगी या फिर से बीच में दम तोड़ देगी? और ये बात लाइन मैंने क्यों कही है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस मामले को सुने और सुप्रीम कोर्ट तत्काल सीसीटीवी फुटेज बंगाल चुनाव की गिनती के दौरान की उसको लाइव कर दे, ताकि सब देख लें कि आखिरकार मसला क्या। संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अब जरा इस बात को समझिए कि ये वाकई जो है वो बीजेपी ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया है बंगाल के, या फिर बंगाल एक ऐसा छत्ता था जिसके अंदर हाथ नहीं डालना था, या फिर हाथ डालना भी था तो इस तरीके से उसको तहस नहस नहीं करना था। और अब जिस तरीके से ये छत्ता टूटा है, ये कितनों पर कैसे कहर बरपाएगा, बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और राहुल गांधी ने लिखा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुराई जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं वो मतदान सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं। वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है और उन्हें असली डर सच्चाई का है। कभी निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो ये आज 140 भी नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर बिना किसी शक के लगातार वोट चोरी का मसला उठाते रहे। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन बीच बीच में उन्होंने इस मसले को छोड़ दिया, ये भी उतना ही बड़ा सच है। और बीच बीच में राहुल गांधी को उस तरीके का इस मसले के ऊपर विपक्ष का साथ नहीं मिला जिस तरीके का मिलना चाहिए था। मसलन टीएमसी के नेता तो ये तक कहते रहे कि भैया ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं हो सकती है, और खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस बात को कहा था। लेकिन आज जब खुद पर आकर के गाज गिरी, जब गाज गिरी तब समझ में आया कि क्या क्या हो सकता है। और अब यही साहब जो है वो एक्सपर्ट बन गए हैं। अब यही साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं 100 विधानसभा की सूची आपको दे सकता हूं, हम कोर्ट में जाएंगे और हमारे पास में सूची है और 100 की सूची में दे रहा हूं, चुनाव आयोग 10 की ही सूची जारी कर दे, 10 विधानसभाओं के अंदर ही बता दे
साफ तौर पर ईवीएम मशीनें बदली गई हैं। ईवीएम के अंदर अगर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है तो ईवीएम को बदला तो जरूर जा सकता है। और फॉर्म 17 जहां पर जब वोटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद में लिखा जाता है कि कितने वोट डाले गए हैं, कौन सी ईवीएम मशीन में डाले गए हैं, उसका सीरियल नंबर क्या है। और जब देखा गया तो सीरियल नंबर जब गिनती के दौरान खोला गया तो अलग अलग मशीनें निकली। हम हारे नहीं है, जिस तरीके से लूट के हराया गया। मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ जो मुझे कह रहा है कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूँ, नीचे मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच करना है तो सीरियल नंबर 17 के साथ मैच नहीं कर। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमोरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है जहाँ पे आप अगर कोर्ट में जाओगे चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेज। आप मुझे बताइए 2 बजे तक जहाँ पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन की, दोपहर को 2 बजे तक 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। मतलब पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहां पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर का एम्प्लॉयज थे। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स है। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता का राय के, आपके जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। कई बार एक छोटी सी चिंगारी वो काफी होती है और उस छोटी सी चिंगारी के बाद में वो काम हो जाता है जो बरसों बरस से नहीं हो पा रहा था। बरसों बरस से जो बारूद इकट्ठा हो रहा था, एक छोटी सी चिंगारी उसको तहस नहस कर देती है। तो क्या बंगाल वही चिंगारी का काम करेगा? राहुल गांधी बार बार बोलते रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा, रामपुर में जिस तरीके से आजम खान के परिवार को आप कहिए कि तहस नहस कर दिया गया, और भी जितनी विधानसभाओं के अंदर आप जाकर के देखिए, कुंदरकी विधानसभा जहां पर मुस्लिम निर्णायक है वहां पर भाजपा जीत गई। एक एक करके जो लकड़ी, जो बचपन में हम एक कहानी सुनते थे कि एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटों को एक लकड़ी का गट्ठा ला करके दिया और कहा कि इसको तोड़ो, कोई इसे तोड़ नहीं पाया, और एक एक लकड़ी दी तो सबने तोड़ दिया। वो कहानी अब जाकर के विपक्ष के समझ में आ रही है कि एक एक लकड़ी सारी टूट जाएंगी, गट्ठा नहीं तोड़ पाएंगे और गट्ठा बनना पड़ेगा। कुंदरकी के अंदर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जहां हमें 40% के आसपास वोट मिलता था, अजीब बात यह है कि वहां पर समाजवादी पार्टी, जहां पर मुस्लिम निर्णायक है, वहां पर सिर्फ 12% वोट मिला, सिर्फ 12% वोट, और बीजेपी 77% वोटों पर पहुंच गई। यानी जिस विधानसभा में जीत का कोई चांस नहीं, उस विधानसभा में बीजेपी को 80% वोट मिल गए और समाजवादी पार्टी वहां पर 10-12% वोट पर सिमट करके रह गई। कुंदरकी विधानसभा में
समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला। 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ? जब बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुनरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पर रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुनरकी की मैं दिखा रहा हूं। आज एक महीने के बाद में पवन खेड़ा सामने आए। पवन खेड़ा ने एक महीने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई थी। फिर इसके बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जमानत मांगनी पड़ी थी। एक महीने तक आसाम की पुलिस उनको ढूंढती रही और जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, बंगाल में, असम में जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए, तब जाकर के अब पवन खेड़ा सामने आए। और पवन खेड़ा ने कहा कि जो ये ज्ञानेश कुमार हैं, जो चौकीदार का काम जिनको अदा करना चाहिए था, चौकीदार का रोल अदा करना चाहिए था, वो ऐसे चौकीदार बन गए कि वो चोर को कंधे पर बैठा करके अंदर छोड़ करके आ रहे हैं। बंगाल में वही हुआ है जो उससे पहले महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दूसरी जगह पर हो चुका है। 30 लाख के करीब जीते जागते असली मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित किया गया। 91 लाख तो गायब हुए, 28 लाख को मताधिकार नहीं दिया, बोले कि अभी आपका डिस्प्यूटेड है, देखते हैं क्या है। 91 लाख वोट, 10 से 12% वोट आप एक राज्य से हटा दोगे और फिर कहोगे हम जीत गए। और टारगेटेड डिलीशन, जैसे महाराष्ट्र में टारगेटेड एडिशन था 40 लाख वोटर्स का। भाई अब मोबाइल बंद करिए प्लीज। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर्स का टारगेटेड एडिशन था, बंगाल, असम में टारगेटेड डिलीशन था। साफ देखा जाता था, अच्छा मुसलमान है हटाओ, दलित है हटाओ, आदिवासी है हटाओ, गरीब है हटाओ। बिहार में हम ये बार बार कहते रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, असम, बिहार, कई राज्यों का हम उदाहरण आपके सामने रखते आए हैं कि मतदाता सूचियां और चुनावी प्रक्रिया इस देश में नदारद होती जा रही है, कब्जे में आ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। एक लोकतंत्र का चौकीदार ज्ञानेश गुप्ता, लोकतंत्र के चौकीदार ने चोरों के साथ मिलकर अपने ही कंधे पर इनको बैठाकर विधानसभा में लेकर जा रहा है। आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। ये इतिहास का एक काला अध्याय है, ये धब्बा है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कि चौकीदार खुद चोर को अपने कंधे पर बैठाकर विधानसभा के अंदर दाखिल करवा रहा है। जागने का समय है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं बोलना चाहते, हम चाहते हैं सब बोलें, सब सुने। हमारे आपके वोट चोरी हो रहे हैं, 3 तरीकों से हो रहे हैं। राहुल जी ने पूरा आपको बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है। कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लग रहा है, बार बार हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि भाई असम के अंदर जहां पर 21 इनके विधायक जीत करके आए हैं, 21 से 20 है,
जहां पर 21 इनके विधायक जीत करके आए हैं, वहां पर सिर्फ एक हिंदू विधायक है और बाकी सब मुसलमान हैं। बंगाल में 2 जीत करके आए हैं और दोनों मुसलमान हैं। और बीजेपी तो उसमें कह ही रही है, बीजेपी तो तमगा लगा ही रही है कि ये मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस नहीं रही है, कांग्रेस सेकुलर भी नहीं रही है, बल्कि वो मुस्लिम लीग बन गई है, मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस पर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा उनका तर्क सुन लीजिए। क्या बीजेपी जो खुल करके मुसलमानों का बहिष्कार करती है और बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमें सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ, ये सबका साथ सबका विकास बंद करो, ये कहने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इन्हीं शुभेंदु अधिकारी की पर्ची निकल करके सामने आ जाए और बीजेपी इनको सीएम बना दे। लेकिन मीडिया के अंदर कोई नहीं कहेगा कि ये आदमी सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये आदमी देश के ताने बाने के खिलाफ है, ये आदमी एक समुदाय विशेष को लेकर के अपने मन में इस तरह के विचार, इस तरह की नफरत रखता है। लेकिन कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताया जा रहा है। कल मैं देख रहा था कि बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मीडिया में बांटा जाता है, मीडिया उसको दोहरा रही है। हैरान हुआ मैं सुनकर, और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है मुझे, इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके, बोले साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों ने। ये संविधान की भाषा है क्या? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है क्या? हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा यही है, ये इनके इन कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, पिछले 140 सालों के इतिहास में आबादी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व दिया है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली सेक्युलरिज्म है, यही असली नारा उन्होंने हमसे चुराया होगा, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास यह है। शुभेंदु अधिकारी की कल की आप टिप्पणी सुन लीजिएगा। आप टारगेटेड तौर पे जहर उगलते हुए एक कौम के खिलाफ और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित करने की कोशिश करते हो, जो आसाम में हुआ परिसीमन के दौरान, और फिर कहते हो कि देखो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं।
खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। बात मुसलमान की नहीं है, बात दलितों की भी है, बात आदिवासियों की भी है, बात मजलूमों की है, गरीबों की है, बात महिलाओं की है, बात उन तमाम कमजोर तबकों की है जिनको आप जानबूझकर और कमजोर करना चाहते हो। हम उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, दलित हो या आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, हम नहीं होने देंगे कमजोर। 140 साल का हमारा इतिहास है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। उनका धर्म नहीं देखते, उनकी जाति नहीं देखते, हम खड़े रहेंगे उनके साथ और हमें गर्व है इस बात। कुल मिलाकर के सवाल इस बात का है कि क्या वाकई बीजेपी ने, मोदी और शाह ने एक बड़ी जीत दिखाने और बताने और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ करने के चक्कर में बड़ी गलती कर दी है? क्या बंगाल के सहारे और बंगाल के नाम पर और दुनिया भर में आप इतिहास उठा करके देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जहां पर सिर्फ एक क्लिक ने, एक छोटी सी गलती ने और पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो क्या बंगाल उसी तरह की एक बानगी बनेगा? क्या बंगाल के बाद में अब कम से कम जब विपक्ष 8 महीने तक जब उसके पास में कोई चुनाव नहीं है, तो उस दौरान 8 महीने के इस समय के दौरान विपक्ष वाकई सड़क से और संसद तक मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ेगा? और ये जो मसला है कि वोट चोरी होती है, नहीं होती है, ईवीएम बदली जाती है या नहीं बदली जाती है, क्या इस मामले में वाकई दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगा, या सिर्फ कहानी बस ऐसे ही चलती रहेगी, या हरियाणा रोडवेज की तरह से ये तो यूं ही चलेगी और बीजेपी जीतती रहेगी और उसके बाद में विपक्ष इसी तरीके से बस 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में सन्नाटा इसी तरीके से सोता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।